हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस मैंने ग्रुप 13 एलिमेंट्स की सीरीज़ को कंप्लीट किया है और ग्रुप 14 एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनका डिटेल में अगर बुक से एक्सप्लेनेशन होता है तो जनरल सा है कि उसमें लेक्चर्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है। और मैं शॉर्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी भी टॉपिक को, बिकॉज़ ये बुक्स हैं और बुक्स को या तो आप रीड कर सकते हैं खुद से या आप टीचर कोई आपको पढ़ा सकता है। तो टीचर्स भी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि आपको सारी लाइन्स का एक-एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, ठीक है? वो जनरली नोट से पढ़ाते हैं, बाकी बुक रिकमेंडेशन कर देते हैं कि आप इससे पढ़ लेना, ठीक है? इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आप बुक्स को ओपन करें और लेक्चर्स की हेल्प से आप बुक्स को रीड कर सकें, ठीक है? क्योंकि बुक को जनरली अगर आप सेल्फ से भी रीड करेंगे तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा आपको चीज़ें समझने में। और बुक का स्टैंडर्ड होता है, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं तो आपका नॉलेज लेवल काफ़ी बेहतर होगा। ओके। सो इसलिए लेक्चर्स जो है ज़्यादा जनरली बनेंगे ही, ठीक है? मैं उनको शॉर्ट नहीं करना चाहता, शॉर्ट कर सकते हैं। मैं अंडरलाइन करके उन्हीं टॉपिक्स को बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है, फिर वो एक नोट्स की तरह हो जाएगा। फिर बुक का उसमें मतलब नहीं बनता है कि बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर आप जनरली उससे बेहतर है आप नोट से पढ़ लें, ठीक है? इसलिए मैं इनको बुक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे जो स्टूडेंट्स जो बुक्स जिनको पढ़ना ठीक लगता है, ठीक है? और वो कर सकते हैं बुक से। एंड और आपको जो भी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे अपने डाउट्स कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप 14 एलिमेंट्स की वीडियोस कंटिन्यू मैं डाल दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा एम है कि मैं ग्रुप 14 ग्रुप 15, 16, 17 एंड इनर्ट गैसेज़ का भी, ठीक है? कंप्लीट पी ब्लॉक मैं अपलोड करूँगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं एक दूसरी बुक स्टार्ट करने वाला हूँ सोलोमॉन्स की, ओके? क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मिल सके कंटेंट। और बुक्स को जिस तरीके से मैं पढ़ाने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो बेहतर है। और उसमें सीधा-सा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है? क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है? अगर आप एक वीडियो देखेंगे तो आपको 1 ग्रुप का पढ़ेंगे तो आपको 5 आवर्स से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो बट ये है कि आपको बुक का क्लियरेंस मिलेगा, नोट से बेहतर मिलेगा, ठीक है? ऐसे चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को जो आपने शायद ना पढ़ा हो या आपको पढ़ने को भी ना मिले, ठीक है? क्योंकि नोट्स में लिमिटेड लिखाया जाता है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है। और एग्ज़ाम्स भी ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमारा बुक से तो आता ही है, ठीक है? ठीक है? 1-2 क्वेश्चन्स हमेशा ऐसे डाले जाते हैं जो नोट्स से तुम्हारे नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए बुक जो होते हैं ज़्यादा प्रेफ़रेबल होती हैं, क्योंकि बुक में नोट्स और जो नोट से बाहर का है, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ओके? सो आज ग्रुप 14 एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो जनरली हमको पता है कि ग्रुप 14 एलिमेंट्स में हमारे कार्बन फैमिली आती है, ओके? और कार्बन फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स एक अच्छे लेवल में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? कार्बन फैमिली की अगर बात करें हम, तो कार्बन फैमिली में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री बन जाती है, ठीक है? इसलिए इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ग्रुप 13 एलिमेंट से ज़्यादा ही है, ओके? सो इनको आप जो है कंप्लीट स्टडी करिए। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे उनको भी मैं डिस्कस करूँगा, ओके? सो ग्रुप 14 एलिमेंट्स मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसमें कौन-कौन से आते हैं हमारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ओके? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ओके? ये 5 आते हैं कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे 14, यहाँ पे कोई भी ग्रुप का जो लास्ट डिजिट होता है 14 का 4, दैट इज़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस दीज कंपाउंड्स, ओके? इन कंपाउंड्स में जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, ठीक है? और जनरली स्टेबल हैं, नहीं स्टेबल हैं, वो बाद में हम देखेंगे। बट जनरली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डोनेट करता है। जैसे ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे उनके
आउटर सेल में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार आ जाता है क्वेश्चन, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता होता है, तो वो यहाँ पे होता है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इनके ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग इनको सेट भी किया गया है फैमिलीज में। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का ही होता है। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कार्बन की, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, जनरली कार्बन हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या इसको +4 ना लिख के डायरेक्टली 4 ही बोल दें। ठीक है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और सिलिकॉन भी हमारा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होता है, और ये सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाता है सिलिकॉन। ओके, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे बुक में प्रिंटिंग नहीं है सही से। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो टिन होता है, और जर्मेनियम भी ऐसे ही होता है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, और ठीक है, और टिन फिर नीचे आता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो अगर हम जनरली बात करें तो अप टू डाउन, ठीक है, कार्बन टू लेड तक के जाएं तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, अगर इनर्ट वेयर इफेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स का लेक्चर्स देख लीजिए। पहले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्यों स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज होती है। और मैंने बताया था कि अगर आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स, आपको पढ़ने में टाइम तो लग रहा है, बट वही उसकी सारी चीज़ें कॉपी मिलेंगी आपको 14, 15, 16, 17 में। ओके, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड स्टेबिलिटी ऑफ, अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। Okay, so the most important oxidation state, generally the most abundant and stable are shown in bold, other well characterized but less important state are shown in normal type oxidation state, are unstable in doubt are given in parenthesis. Okay, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ जो स्टेबल, जैसे यहाँ पे +2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसको हम मेंशन नहीं करते हैं कंपाउंड्स बनाने में। ठीक है, रेयर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। कार्बन एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड इन नेचर, इट इज एसेंशियली कंस्टिट्यूएंट ऑफ living matter as a protein, carbohydrate and fats, carbon dioxide essential in photosynthesis and involved in respiration. Organic chemistry is devoted to the chemistry of the carbon containing compounds. Inorganic compounds produced on large scale including carbon black, coke, graphite, carbonates, carbon dioxide, carbon monoxide as a fuel gas, urea, calcium carbide, calcium cyanamide and carbon disulfide. There is a great interest in the organometallic compound carbonyls and pi bonding complexes. The discovery, तो यहाँ पे बताया गया इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि कार्बन, देखो ऑर्गेनिक जो होती है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में क्या होता है, ये पाया जाता है कार्बन। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूल्स में भी कार्बन होता है, और प्रोटीन्स, ये जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है इसमें होता है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कार्बन पे बेस्ड ही होती है। और जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है, वहाँ पे भी ऑर्गेनोमेटेलिक की वजह से यहाँ पे कार्बन के और मेटल का जो कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें इंपॉर्टेंस लिखा है। एंड बात करें द डिस्कवरी दैट, here it is not clear, so hydrated SiO2 had a sharp cutting edge, was very important in development of human technology. Nowadays silicon is important now, number of material produced in high tonnage. These include cement, ceramic, clays, bricks, glass and silicon polymers. The very pure element is important in the microelectronics industries, transistor and computer chips. Okay, हमको बताया कि सिलिकॉन को काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का बताया गया, यहाँ पे सिलिकॉन के बारे में बताया गया। ठीक है, कि सिलिकॉन का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सिरेमिक बनाते हैं, ब्रिक्स बना देते हैं, ग्लास और सिलिकॉन पॉलीमर्स। और हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक या इंडस्ट्रीज़ में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में चिप्स बनाने में, ठीक है, मेमोरी कार्ड्स में जो यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है, हमारा जो सोलर पैनल में यूज़ होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल है। ओके, फॉर इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इन थर्ड पैरा में हमको जर्मेनियम के बारे में बताया गया। ठीक है, ठीक है, बुक में कुछ अच्छे तरीके से लिखा गया है।
जिससे आप इनको एक वन बाय वन चीज़ों को समझ सकें। जर्मेनियम इज़ अ लैटिस लिटिल known, but tin and lead are very well known and have been used metal since before the biblical time. Lead seed was used on the floor in a hanging garden of Babylon, one of the wonders of the ancient world, to prevent the water escaping. Okay, सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो हमारा गार्डन ऑफ बेबीलोन है, ठीक है, हैंगिंग गार्डन हमको पता है कि जो सेवन वंडर्स हैं उसमें आता है, ठीक है। तो इसमें भी इसका यूज़ हुआ है, लेड सीड्स यूज की गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी एंशिएंट टाइम से जो लेड का यूज़ है, ठीक है, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, जो लेड का यूज़ है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी ओल्ड टाइम से, एंशिएंट टाइम से देखा जाता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस है कि इनकी डिस्कवरी काफ़ी पहले हो गई थी, ठीक है। ये मेटल्स हमारी ओल्ड मेटल्स में आती हैं जो पहले यूज़ होती थी, ओके। सो अब देखेंगे एक्यूरेंसी ऑफ द एलिमेंट्स आर well known. A part of our germanium, carbon is the 17th and silicon is the second most abundant element by weight in the earth's crust. ओके, द जर्मेनियम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अगर जो जर्मेनियम होता है, ठीक है, सॉरी, कार्बन हमारा क्या होता है, 17th नंबर पे आता है एबंडेंस में, प्रेजेंट है कितना है अर्थ पे, वेट के अकॉर्डिंग इनका पैरामीटर, इनका वेट है कि वेट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कितना प्रेजेंट है कार्बन। सिलिकॉन जो होता है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, ठीक है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, ओके। जर्मेनियम मिनरल्स आर वेरी रेयर, जर्मेनियम के मिनरल्स काफ़ी रेयर होते हैं। जर्मेनियम अकर्स इन द ट्रेसेस इन ओर्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन कोल, बट इट इज नॉट वेल known, but silicon and germanium are important for making semiconductors and transistors. Uh, though the abundance of the tin and lead are comparatively low, they occur in the concentrated ores which are easy to extract, and both metals have been well known since before biblical times. कार्बन अकर्स इन लार्ज क्वांटिटीज कंबाइंड विद, यहाँ पे बताया गया कि जर्मेनियम जो होता है हमारा ट्रेसेस में मिलता है, ट्रेसेस का मतलब होता है काफी लेस अमाउंट में मिलता है या मिक्सचर के साथ मिलता है, ओर्स के साथ मिलता है, ठीक है। ओर्स में बहुत कम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। बाकी जो लेड है और टिन है, ये मिलते थे ओल्ड टाइम से भी, इनकी डिस्कवरी हो रही थी। बेबिलिकल टाइम जो होता है उस टाइम में ये हमारे डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। वहाँ पे इनके जो एविडेंसेस मिले हैं उनमें देखा गया है कि वहाँ पे यूज़ किया गया है, लेड का यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड कार्बन अकर्स इन लार्ज quantities combined with other element and compounds mainly as coal, crude oils and carbonates in rocks such as calcite and magnesite and dolomite, ठीक है। ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कार्बन जो है लार्ज क्वांटिटी में कहाँ कहाँ मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है जनरली कोई भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में रेयरली अवेलेबल होता है, सारे किसी न किसी ओर्स के साथ होते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी इनके हैं, कैल्साइट है, मैग्नेसाइट है एंड डोलोमाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। CaCO3 कैल्साइट होता है, MgCO3 मैग्नेसाइट होता है, और MgCO3 इंटू CaCO3 दोनों मिक्सचर होते हैं, एंड इसको कहते हैं डोलोमाइट। ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन के ओर्स होते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद में देखेंगे इनकी ppm, यहाँ पे एवेंडेंस की बात की गई है अर्थ क्रस्ट में, तो पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन में निकाला गया है। रिलेटिव ऑर्डिनेंस की बात करें तो कार्बन 17th पे है, सिलिकॉन 2 पे है, जर्मेनियम 54 पे है, टिन 39 एंड लेड 36 ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ओके। ऑन द बेसिस पैरामीटर क्या है इसका, वेट है, ठीक है। Carbon is also found in the native form. Large amount of graphite are mined and extremely small quantities tonnage tons of diamond are mined too. ठीक है। तो कार्बन हमारे दो फॉर्मेट में होता है, हमको पता है कि ये डायमंड में होता है एंड ग्रेफाइट में होता है। तो ग्रेफाइट हमारा ज़्यादा होता है, डायमंड कम होता है, ठीक है। डायमंड हमारा इतना नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए कितना होता है, महंगा होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है इन कंपेयर विद, अगर कंपेयर करें डायमंड के साथ। तो both CO2 and CO are important industrially, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 occurs in a small amount in the atmosphere, but it is important as CO2 is a vital role in the carbon cycle with the photosynthesis में CO2 का यूज़ होता है, respiration में जो CO2 का होता है एप्लीकेशन होता है। CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल होता है। ये CO क्या होता है, अनबर्न्ड होता है, या कह सकते हैं इसको पार्शली बर्न्ट होता है। जब कार्बन पार्शली बर्न्ट होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है,
और ये फ्यूल्स में यूज़ होता है एंड फॉर्म सम इंटरेस्टिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। CO जो होता है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अगर हम पढ़ते हैं तो ये अच्छा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। दैट इज़ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, FeCO5, NiCO4, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी स्टेबल और एप्लीकेबल होते हैं। सिलिकॉन्स अगर वाइडली एज अ सिलिका, सिलिकॉन सिलिका के फॉर्मेट में होता है सैंड एंड क्वार्ट्ज में, एंड इज अ वाइडली वैरायटी ऑफ द सिलिकेट्स मिनरल ऑफ द क्लेज। जर्मेनियम इज ओनली फाउंड एज अ ट्रेसेस इन सम सिल्वर एंड जिंक ओर। जर्मेनियम कहाँ मिलता है? सिल्वर एंड जिंक की ओर्स के साथ मिलता है, इन सम टाइप ऑफ कोल, कई कई बार कोल के साथ भी इसको जो है देखा गया है। टिन इज माइंड एज द कैसीटेराइड SnO2, ठीक है। इसका नाम है कैसीटेराइड SnO2 टिन ऑक्साइड। एंड लेड इज फाउंड द ओर ऑफ गैलेना PbS। लेड जो है गैलेना, लेड का और क्या है? गैलेना है, ठीक है। तो आज हम इसमें इतना ही देखेंगे, और इसमें जितने भी पॉइंट्स आए आप इनको एक जगह पे नोट कर लेना, सेपरेट कर लेना कि किसका कौन सा ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे टिन का ऑक्साइड क्या है, मतलब टिन का और क्या है, लेड का और क्या है, लेड का गैलेना है, टिन का है कैसीटेराइड, एंड जिंक का और क्या है, क्या जर्मेनियम हमको कहाँ मिलता है, सॉरी, जर्मेनियम हमारा जिंक की ओर और सिल्वर की ओर से मिलता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो बुक्स में लिखे हैं, ठीक है। और इनको हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, हम हर एक लाइन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज पढ़ना एक ही बार होता है, उसको या तो सही से पढ़ लो या तो बार बार पढ़ो, ठीक है। तो सही से पढ़ना सही रहता है, क्योंकि बार बार पढ़ने से चीज़ें क्लियर नहीं होती, डाउट्स बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप क्लियरली अगर सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर डाउट नहीं बचते हैं कि मैंने इस किताब को पढ़ा था और इसकी चीज़ें मुझे नहीं आई, ठीक है। तो एक बार पढ़िए और कंप्लीट पढ़िए। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अगर जिनको इंटरेस्ट है बुक से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग सबको होता है, इंटरेस्ट सबको आता है, बुक सब लोग खरीदते हैं, ठीक है, बट पढ़ता कोई कोई है, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होता है और समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि अदर टॉपिक्स पे पढ़ाना ईजी है, ओके। किसी चीज़ को पढ़ाना ईजी होता है, बुक्स थोड़ा हार्ड होती हैं, ठीक है। और और आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम को चैनल को मेरे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, प्लानिंग पूछ सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों, ओके। सो थैंक यू।